एक गांव की छोटी सी लड़की लो कास्ट परिवार से, जिसे दुनिया बेचारी, मजबूर और कमजोर समझती थी, वही बनी इंडिया की मोस्ट वांटेड डाकू, एक बागी, जिसने चंबल से निकल देश की संसद हिला दी, जो जेल की सलाखों से निकल सीधा गई पार्लियामेंट और वहां बैठी। लेकिन इनका अंत बहुत खौफनाक था। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है कहानी बदले की, ये है कहानी बैंडेड क्वीन की। दिस इज द स्टोरी ऑफ फूलन देवी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज की कहानी है उस हस्ती की जिसके जख्मों पर ये समाज हंसा और जिसकी मजबूरी पर सरकार ने सवाल उठाए। एक ऐसी शख्सियत जिसे किसी ने क्रिमिनल कहा तो किसी ने देवी माना। कैसे बनी चंबल की वो डरी हुई लड़की बैंडेड क्वीन, और कैसे तय किया उसने एक गैंगस्टर से संसद का सफर। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, द गर्ल विद नो चाइल्डहुड। साल 1963 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी फुल्लन, एक गरीब परिवार में जिसे समाज लो कास्ट कहता है। जिस कारण फुल्लन ने बहुत ही जल्दी सीख लिया था कि नीचे के कास्ट के लोगों की जिंदगी बहुत सस्ती होती है। सिर्फ 11 साल की कच्ची उम्र में, जब वो टीनेजर भी नहीं थी, उनकी शादी कर दी गई विद अ मैन 3 टाइम्स हर एज। कहाँ उसके स्टापू और छुपन छुपाई खेलने के दिनों में उसे एक वृद्ध आदमी के साथ बांध जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्या ही शादी थी, शोषण था ये। दैट अंडर एज गर्ल वॉज रिपीटेडली in that marriage, but who cared? She bled, she cried, she begged for mercy. ये शादी सिर्फ एक यातना थी, एक अब्यूज, एक टॉर्चर। तो 14 या 16 साल की उम्र में जब वह वापस अपने गांव सपोर्ट की उम्मीद में गई तो उसकी फैमिली ने उसे चरित्रहीन कह दिया। क्यों? क्योंकि वह अपने पति को छोड़ के आई थी। जब वह अपने पे हुए अत्याचारों के बाद गांव के ठाकुरों के पास लेके गई तो उन्होंने ना सिर्फ उसकी बातों पे गौर नहीं किया, बल्कि उसकी सिचुएशन एक्सप्लॉइट भी की। शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय देम ऑन मोर देन वन ओकेजन। तो आप बोलेंगे उसने कंप्लेन क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी फैमिली ने डिस्करेज किया। आफ्टर ऑल, ठाकुरों के अगेंस्ट कौन ही कंप्लेन करता है? जब घर, गांव और पुलिस सभी दरवाजे उनके लिए बंद हो गए तो उन्होंने चंबल की तरफ रवाना होना सोचा। चंबल क्या है? वो थी एक पैरेलल वर्ल्ड। यूपी, एमपी और राजस्थान में फैले बीहड़ थे चंबल, जहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। डकॉइट्स और गैंग वहां राज करते थे। लोगों के लिए चंबल क्रिमिनल का अड्डा था, लेकिन फुल्लन के लिए सेफ्टी। अब वो चंबल के बाहरी वाले इलाकों में जाके रहने लग गई, गांव वालों से दूर। चैप्टर 2, विक्टिम टू अ रिबेल। 3 साल बाद उन्होंने वापस गांव की तरफ रुख किया, इस बार अपने पिता की जमीन के एक विवाद के लिए। फुल्लन चुप नहीं रही, राइट्स के लिए फाइट कर रही थी, जिस कारण उन्हें किडनैप करवाया गया, जो एक आम सी बात थी। अब जो काबू में नहीं आ रहा उसे उठवा लेना चाहिए, सिंपल। उठवाने के बाद मार पीट के उन्हें चंबल में बाबू गुज्जर के गैंग के हाथ दे दिया। यहाँ दोबारा शुरू हुई उनकी वो अनस्पीकेबल मिजरी। She was punished, beaten for hours, and then between the dacoits repeatedly. उसी गैंग में एक डिकॉइट था, विक्रम माला। Somehow वो बाकियों की तरह फुल्लन को एक प्रे की तरह नहीं देखता था। विक्रम ने फुल्लन को प्रोटेक्शन दी, which फुल्लन had never experienced before. विक्रम ने गैंग में अपनी स्टैंडिंग यूज कर ये साफ कर दिया कि फुल्लन को अब कोई नहीं छुएगा, कोई ह्यूमिलिएट नहीं करेगा। पर चाहे विक्रम ने बाबू गुज्जर और गैंग को चेतावनी दे दी हो, लेकिन चंबल के गैंग्स वार्निंग कहाँ ही सुनते हैं। गुज्जर ने अपने कुकर्म जारी रखे, जिस कारण उन दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ गई और एक कॉन्फ्रंटेशन में विक्रम ने बाबू गुज्जर को मार डाला। ऐसे विक्रम बना गैंग का नया लीडर और वहां से फुल्लन देवी की जिंदगी ने एक नया रुख लिया। विक्रम ने फुल्लन को जंगल के नियम सिखाए, ट्रेनिंग दी, बंदूक का कंट्रोल सिखाया और कुछ ही महीनों में वो ट्रेन हो गैंग के साथ व्हीकल्स लूटने लगी। वो अपर क्लास वाले गांव को जाके लूट पैसा लोअर कास्ट वालों को देती थी। कभी तो वो पुलिस की यूनिफॉर्म ही पहनकर ये काम करती थी। जल्द ही फुल्लन का नाम
पुअर लो क्लास कम्युनिटी में एक सिंबल की तरह लिए जाने लगा। उन्हें दासियू सुंदरी यानी ब्यूटीफुल बैंडिट कह बुलाने लगे थे लोग। कुछ रॉबिन हुड जैसी फिगर बन गई थी, वो अमीरों को लूट गरीबों को पैसा देती। कुछ लोग तो उन्हें दुर्गा का अवतार बोलने लगे। मार्केट में तो कहते हैं फूलन देवी की एक गुड़िया तक बन के पहुंच गई थी, जिसमें फूलन पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुई थी। लेकिन इस समय गैंग के अंदर कुछ अजीब से डिफरेंसेस पैदा हो चुके थे। अपर क्लास के डेकॉइट बाबू सिंह ठाकुर को विक्रम, जो लोअर क्लास से थे, उनका अपर क्लास वालों पे डोमिनेंस भा नहीं रहा था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज प्रोटेक्शन ऑन अ लो कास्ट वुमन फूलन, एंड हेंस बाबू सिंह ठाकुर एंड हिज मेन किल्ड विक्रम। विक्रम के मरने के साथ ही फूलन की प्रोटेक्शन चली गई और फिर वही हुआ, वही जो वो पहले एक बारी गांव के ठाकुरों के और गिरोह के आदमियों के हाथों सह चुकी थी। शी वॉज वंस अगेन रिपीटेडली बाय श्री राम, लाला राम एंड देयर मैन। अब बहुत हो चुका था, बहुत रह लिया था फूलन ने गिरोह के साथ उनका बन के। इस हादसे के बाद फूलन ने एक और बारी जन्म लिया और इस बारी फूलन देवी नहीं, वो बनी बैंडिट क्वीन। चैप्टर 3 बहमई मैसेकर। इस बार जिसने उनके साथ शोषण किया था, उन सब का चेहरा उनके जहन में घर कर चुका था, जिस कारण साल 1981 में फूलन ने कसम खाई कि जब तक वो इंतकाम नहीं ले लेंगी, रुकेंगी नहीं। फूलन अपने गैंग को लेके पहाड़ों से उतर बहमई गांव पहुंची। वहां उन्होंने बाबू सिंह ठाकुर के आदमियों और विक्रम के हथियारों को घेर एक लाइन में खड़ा किया और गोलियों से छन्नी कर दिया। उन 22 लाशों ने फूलन देवी के बदले की कहानी पूरे देश में फैला दी थी। मीडिया दहल गया, पुलिस गेयर अप हुई और गवर्नमेंट उसने फूलन को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया। बट पीपल वर स्प्लिट। टू सम शी वाज अ मर्डरर, टू अदर्स शी वाज अ जस्टिस वेयरिंग अ वुमन्स फेस। पूरी पुलिस और मीडिया फूलन देवी को ढूंढने में लग गई। 2 साल तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन फूलन को ढूंढते रहे, लेकिन वो चकमा देती रही। 1981 में फूलन को सरेंडर करवाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए उनकी मां को 5 महीने जेल में भी डाला, लेकिन फूलन तब भी सामने नहीं आई। पर ये लुका छुपी भाग दौड़ और खून की नदियां कब तक बहती? तो फूलन ने डिसाइड किया कि अब इस सब को खत्म करना होगा। साल 1983 में एक लोकल पुलिस ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी ने लोकल डेकॉइट्स का ट्रस्ट जीता और फूलन से सरकार की नेगोशिएशंस करवाई। इस वक्त मध्य प्रदेश में वो सरकार थी जो लोअर कास्ट फ्रेंडली मानी जाती थी। तो अगर एक लोअर क्लास लड़की डिग्निटी से सरेंडर करवा दी जाए तो ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट होती। फूलन ने सरेंडर के डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। वो थी कि पहला, उनका एनकाउंटर नहीं होगा, उनके गैंग के किसी भी मेंबर को डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, गैंग मेंबर्स को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, फेयर ट्रायल होगा और फूलन के मैक्सिमम कस्टोडियल सेंटेंस 8 साल से ज़्यादा नहीं होगा और उनकी कस्टडी यूपी में नहीं एमपी में होगी। साथ ही उन्होंने अपने फैमिली के लिए ज़मीन और अपने भाई के लिए गवर्नमेंट जॉब की भी मांग की। सरकार ने ये सब शर्तें मान ली, बट रियलिटी ड्यू टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड बिकॉज लाइफ इज़ नॉट फेयर कुछ थोड़ी अलग थी। हाँ, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, किसी भी गैंग मेंबर को डेथ सेंटेंस भी नहीं मिला, पर कस्टडी में टॉर्चर ना हो ऐसा थोड़े होता है। फेयर ट्रायल की प्रोसीडिंग्स इतनी डिलेड थी दैट शी स्पेंट 11 इयर्स अंडर ट्रायल। तो हाँ, वो जेल में 8 साल से ज़्यादा यानी 11 साल तक रही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग बात है जो मैं थोड़ा आगे बताऊंगी। पहले शर्तों के आउटकम्स पूरे समझ लेते हैं। उन्हें यूपी में ना रख एमपी की जेल में डाला गया और लास्टली उनकी फैमिली के लिए जमीन और भाई की सरकारी नौकरी। वेल, देयर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ सम एफर्ट बीइंग मेड ऑन दिस अकाउंट्स बट नो एविडेंस ऑफ इट बीइंग फुलफिल्ड। एनीहाउ, कमिंग बैक टू हर सरेंडर। जब उनकी सरेंडर की शर्तें मान ली गई, फरवरी 1983 में फूलन ने मान सिंह सहित जो एक प्रोमिनेंट डेकॉइट थे, उनके साथ सरेंडर किया मीडिया के सामने। लेकिन उससे पहले फूलन ने माँ दुर्गा के सामने माथा टेका और गांधी को प्रणाम किया, अपनी राइफल जमीन पर रख सरेंडर किया। गांधी क्योंकि उन्हें सिंबल ऑफ पीस माना जाता है और माँ दुर्गा अ सिंबल ऑफ राइटियस रेज।
हजारों लोग, पुलिस, प्रेस, सरकारी ऑफिसर और चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह इस मोमेंट के गवाह बने। कैमरा, रिपोर्टर्स, फ्लैश, माइक्रोफोन सभी उस टाइग्रस को सरेंडर करना देख रहे थे। और आम जनता, दलित और लोअर कास्ट, जिनके लिए वो एक सेवियर का सिंबल थी, अपने मन और अपने घरों में फूलन देवी जिंदाबाद, फूलन देवी अमर रहे के नारे पुकारने लगी। चैप्टर 4, नॉट अ क्रिमिनल बाय कोर्ट। जैसे आपको पहले बताया, 8 साल के डिमांड के बावजूद वो जेल में कुछ 11 साल रही। कारण डिलेड ट्रायल। अब साल 1994 आ चुका था, देश बदल चुका था। बाहर आवाजें उठाई जा रही थी, दलित ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन राइट्स ग्रुप और कांची राम जैसे दलित राइट लीडर्स द्वारा, कि कैसे एक लोअर कास्ट महिला को बिना ट्रायल कंक्लूड किए 11 साल तक जेल में रखा गया है। 1994 में यूपी के मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट पे प्रेशर आसमान की चोटी तक पहुंच गया था, क्योंकि उनका ये केस जो 11 साल तक सुना ही नहीं जा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, अब कास्ट इनजस्टिस के तौर पे पुट्रे होने लगा था। लीगल सिस्टम के बायसेस टुवर्ड्स बैकवर्ड क्लास एंड दलित्स के रूप में प्रोजेक्ट होने लगा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार, जो एंटी अपर क्लास डोमिनेंस एंड सपोर्टर ऑफ लोअर क्लास एंड दलित मानी जाती थी, इस प्रेशर में आ गई और फूलन देवी का केस विथड्रॉ कर लिया गया। फूलन देवी बिना केस हियरिंग एंड ट्रायल कंप्लीशन के, बिना केस के डिसीजन के जेल से रिहा हुई, लेकिन 11 साल बाद। फूलन के रिहा होने के बाद 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट भी दी। वो अपने पिछड़ी जातियों के सपोर्ट से मिर्ज़ापुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी। सोचे, जो लड़की स्कूल तक नहीं गई, बाल विवाह कर एक शोषण वाली लाइफ में धकेल दी गई, गैंगस्टर्स और गांव के ठाकुरों ने जिन पे कई जुल्म किए, जो खुद एक डिकॉइट बनी, अपने मुजरिमों से बदला लिया उनका कत्ल करके, वो आज संसद में खड़ी थी, रिप्रेजेंटिंग जस्टिस फॉर वुमेन, लोअर कास्ट राइट एंड ऑपरेशन। फूलन एक नेशनल आइकन बन चुकी थी और उनकी आवाज एक ताकत। वो संसद में 2 टुकड़ों में कुछ 4 साल तक रही थी, इन 2 स्टिंट्स। पहला स्टिंट 2 साल बाद खत्म हुआ लोकसभा के डिसॉल्व होने पर, और दूसरा उनकी हत्या से। उनके प्रति नफरत कुछ अपर क्लास लोगों में थी। शेर सिंह राणा नामक ठाकुर राजपूत का मानना था कि जो 1981 में फूलन के हाथों भेमाई मैसेकर हुआ, जहां 22 ठाकुर आदमी मारे गए, उसकी पनिशमेंट अभी तक फूलन को नहीं दी गई है, जिस कारण उसने ये सज़ा देने का जिम्मा अपने हाथ में लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने मूवमेंट ट्रैक करनी शुरू करी फूलन देवी की। और ऐसे एक दिन उनके रेजिडेंस अशोका रोड पहुंच अपने 2 और साथियों के साथ मिलके फूलन देवी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। बाद में शेर सिंह ने ओपनली एडमिट किया कि यह भेमाई का बदला था, ठाकुर ऑनर के लिए ज़रूरी, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लानिंग और मोटिव बताया, कोई ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। आज भी फूलन देवी की मौत पे कई सवाल उठाए जाते हैं। क्या उनका भेमाई का मैसेकर, उनका अपना निजी बदला जस्टिफाइड था? क्या अपने बदले के बदले में उनकी जान ले जाना जायज़ था? It was complicated. She had knocked every door for help, family, village seniors, law. But when no one came to her rescue, she rescued herself. हाँ, फूलन देवी की कहानी अनकंफर्टेबल है, पेनफुल भी, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब वो अपने दिए जख्मों को एक्नॉलेज करता है। I don't know if the society learned what it did to that little girl from that village. आप बताएं, तब से अब तक क्या सीख लेके गई है हमारी सोसाइटी उनकी जीवन गाथा से? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी नोट के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।